आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हाजियों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ये अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ तो हर वक्त होती है, यहां के अवाम भी यात्रियों की खिदमत करते हैं। दो चीज़ों का मुझे ज़बरदस्त अफसोस है। एक ये कि हाजियों के इंतज़ाम इतने अच्छे नहीं थे। आप हाजियों से पूछ लीजिए, वो खुद आपको बताएंगे उनके इंतज़ाम ठीक नहीं थे। और फिर ये एक रवायत थी हमारी कि हम लोग जाया करते थे, जब ये रवाना होते थे तब इनको रवाना करते थे अल्लाह के हवाले। अल्लाह आपको खैर आफियत से वापस लाए। जब वापस आते थे तो किसी में सरकार जो है, वहाँ के वज़ीर आला, वहाँ के अफसर, वहाँ के सब जाते थे, इनको फिर से कहते थे अल्लाह का शुक्र है कि आप सफ़र महमूद से वापस आ गए, शुक्र है खुदा का। ये रवायत रही है, मगर इस हुकूमत में सवाल ही नहीं, इनको उसकी फिक्र ही नहीं। आज लगे हुए हैं ये सिर्फ इनको इस वक्त आज अमरनाथ का डर लग गया है। अमरनाथ अमरनाथ अमरनाथ, अरे यार अमरनाथ तो हर वक्त हुआ है। यहाँ गरीबों ने उसकी पैरवी की है, मुसलमानों ने उनको कंधों पे उठाया है। कहेगा भूल गए जब यहाँ पे बारिश पड़ी, जबरदस्त बारिश पड़ी, और गवर्नर यहाँ थे जनरल कृष्ण राव, उस वक्त हुकूमत नहीं थी यहाँ, मगर जब वो यात्रा हो रही थी, यहाँ से यात्रु जा रहे थे, वहां से यात्रु आ रहे थे, और इतनी जबरदस्त बारिश में अल्लाह का करम कीजिए कोई मरा नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने घर खोल दिए, उनको घरों में रखा, उनके कपड़े सुखाए, उनको अपने कपड़े दिए जब तक वो सूखेंगे, उनको घर में खिलाया, मोहब्बत से खिलाया। ये हमारा फर्ज था, ये हमारा धर्म कहता है हमें कि इनकी हिफाजत करो। वो किया। उस वक्त कोई हुकूमत थी क्या? उस वक्त इतना फौज था, ये था वो था? कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी ये रवायत रही है। हमारी रिवायत कभी जाएगी नहीं कि हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, और आज भी करते हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी जो आज हलफ उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारी जमहूरियत के लिए एक अहम मौका है। उन्होंने लिखा है कि यह तस्लीम करना जरूरी है कि जबकि शुमाली कश्मीर के लोगों ने इंजीनियर रशीद को मुंतखब किया है, तो उन्हें हलफ उठाने और अपने हलकों की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाना चाहिए। उमर ने लिखा कि इन कैदियों के साथ होने वाली नाइंसाफी को पहचानना भी इतना ही जरूरी है जो इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल नहीं या इसके लिए तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद समेत तमाम कैदियों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे और जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद कैदियों की फौरी रिहाई तक इन्हें वापस कश्मीर की जेलों में मुंतकली का मुतालबा भी करेंगे। उमर ने कहा कि इनके अहम मुतालबात में से एक 5 अगस्त 2019 के बाद हिरासत में लिए गए तमाम अफराद के लिए वसीतर आम माफी शामिल है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जहां सैकड़ों मुंतखब अरकान पार्लियामेंट अपनी शानदार कामयाबियों के बाद आज हलफ उठाया, और हिंदुस्तान भर में लाखों तलबा जिन्होंने दिन रात मेहनत की और एक से ज्यादा मुसाबकती इम्तिहानात में हिस्सा लिया, वो बेबसी से देखते रहेंगे कि उनकी मेहनत ज़ाय होती जा रही है। महबूबा कहती हैं कि नौजवानों को जिस मायूसी में धकेल दिया गया है, इसके बरक्स पार्लियामेंट हिंदुस्तान का जमहूरियत का मंदिर बिल्कुल खड़ा होगा। उम्मीद है कि हर पार्लियामेंटेरियन पार्टी वाबस्तगी से ऊपर उठकर नौजवान नस्ल के लिए आवाज उठाएगा, जिसका मुस्तकबिल बहुत तारीक नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी रही है कि मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद कैदियों को फौरी तौर पर वापस कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए और 5 अगस्त 2019 के बाद हिरासत में लिए गए तमाम अफराद के लिए वसी पैमाने पर माफी दी जाए। इन बातों का इजहार पार्टी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अरकान पार्लियामेंट
इंजीनियर रशीद और पीर पंचाल समेत वादी के दूर दराज इलाकों के दीगर कैदियों के हक में आवाज उठाई की। देखिए, ये पहली बार नहीं है उमर साहब का। अगर आपने जब भी उनके स्पीचेस देखो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक पॉलिसी बनी है कि जो भी यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रिजनर बाहर बंद हो, पहला इंस्टेंस में उनको वापस जम्मू कश्मीर के जेलों में लाए और किसी तरीके से एक एमनेस्टी हो। 2019 के 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी यहाँ प्रिजनर्स बंद थे उनको रिलीज़ किया जाए, ये एक हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। उसी के साथ साथ आज बहुत सारे जो हमारे एमपीज़ हैं वो ओथ सेरेमनी लेंगे, उसमें इंजीनियर रशीद साहब भी हैं, लोगों ने उनको चुना है। तो हम समझते हैं कि जब लोगों का साथ है उसका, तो उसको बिल्कुल ओथ देना चाहिए करने और उसको रिलीज़ करना चाहिए ताकि वो खिदमत कर सके अपने लोगों की, जिन लोगों ने उसको वोट किया। हम उस डिमांड को बिल्कुल स्ट्रांगली कर रहे हैं और जो हमारे एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे, ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के लिए बल्कि हर एक आदमी जो हमारा कश्मीर, जम्मू, पीर पंजाल, चिनाब से बंद है बहुत सारे जेलों में इस मुल्क के, उनको वापस लाकर उनको रिलीज़ करें। असेंबली इलेक्शन आगे होने वाले हैं, तो कितनी तैयारी एनसीए अभी कर रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा जुड़ी है। आपने देखा होगा इस पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमारा वो जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है वो बाज़ाब्ता चलता रहता है। हर एक कंस्टिट्यूंसी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस में ये चलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जल्द से जल्द लोगों को उनके वो हुकूक दिए जाए जिनके वो पिछले 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी हुकूमत बने और उनके जो मसाइल हैं उनका हल हो। इस महीने के अंत में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, किस तरह देख रहे हैं? अफसोसनाक है जब जो बेल्ट हमारे बहुत रिलेटिवली पीसफुल थे उमर साहब के दौरान, वो अब शायद हॉट अप हो रहे हैं। उस चीज़ को बहुत गंभीरता से देखनी चाहिए। और खासकर जो अमरनाथ यात्रा है, हमारी कश्मीरियत इसी पे है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम सब लोग एक साथ रहें, यहाँ यात्री आएँ, अपना दर्शन करें, अच्छे से वापस जाए, वो उम्मीद भी है। और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको एक सिक्योर एटमॉस्फेयर दे और ख़ासकर यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो कठुआ, हमारे पीर पंजाल, चिनाब के लोग हैं, उनको भी एक सिक्योर एटमॉस्फेयर दे ताकि लोग अच्छे से रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया। रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर उनके इस बयान पर तंज किया कि हाजियों को हुकूमत की तरफ से अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इंजीनियर रशीद की रिहाई के मुतालबे पर उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की। रैना ने उमर को मशवरा दिया कि वो इस मामले पर सियासत न करें और अदालत को इसका फैसला लेने दें। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज इंजीनियर रशीद को क्यों नहीं आपने ओथ लेने दी, उसको कम से कम लेनी चाहिए थी उसको। ये सवाल तो ऑनरेबल कोर्ट से के सामने वकील को करना चाहिए। इसमें मैं और उमर साहब क्या करेंगे? ये तो जजिस का फैसला है, कानून का फैसला है, अदालत का फैसला है। इसमें हम सियासी लोग क्या कर सकते हैं? अदालत में सियासी मुदाखलत नहीं होती है। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि हाजियों के साथ अच्छा नहीं हो, उनको कोई रिसीव नहीं करने गया। अमरनाथ यात्रियों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हाजी जो हजरात हैं उनको ना रिसीव करने को ले और ना उनको डिपार्चर जब था कोई नहीं गया। वो सियासत इस पे कर रहे हैं क्या? जो हाजी साहिबान हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऊपर वाले की रहमत से अच्छे से सबकी यात्रा हो, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि आज़मीन हज की रवानगी और हुज्जाज की वापसी के मौके पर डिवीजनल और जिलाई सतह के आला अफसरान मौजूद थे। ठाकुर ने कहा कि इनके ख्याल में फारूक अब्दुल्ला को अमरनाथ यात्रा के आगाज से परेशानी है जिसका कश्मीरी इंतजार कर रहे हैं, जो वो इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हज्जाज कराम जब यहाँ से जाते थे तो उनको उनके साथ ऑफिसर होते हैं जो उनको विदा करते थे, और जब वो वापस आते थे तो उनको रिसीव किया जाता था। जो भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते थे वो उनके पास जाते थे जब वो वहाँ से वापस आते थे। लेकिन इस बार देखा गया है कि उनके पास कोई नहीं गया है और दूसरी तरफ से अमरनाथ यात्रा का चर्चा हो रहा है, सारे उसी में व्यस्त है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, लगता है कि डॉक्टर फारूक साहब हाइबरनेशन से अब उठ गए हैं। जब हज्जाज कराम यहाँ से चले गए तो सारी जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एयरपोर्ट पे मौजूद थी, जिन्होंने उनको रुखसत कर दिया। और कल जब पहली फ्लाइट आई तो डीसी श्रीनगर से लेके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, सारे वहाँ रहे और उनका वेलकम किया है। और फारूक अब्दुल्ला बार बार अमरनाथ यात्रा पे उंगली उठाता है और मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब को पसंद है कि अमरनाथ यात्रा यहाँ
फिर एक बार इस साल शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, जहाँ तक हम यात्रा की बात करें, हज़ारों लोगों की रोजी रोटी उस यात्रा पर चलती है, चाहे घोड़ेबाज हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे पहलगाम वाला एरिया हो या यहाँ से लेकर बालता तक का एरिया है। यही कश्मीरी मुसलमान है जो उनको फैसिलिटेट करता है, जो उनकी मदद करता है, जो रोज़ी रोटी कमाता है। लेकिन शायद फारूक साहब को कश्मीरियों की रोज़ी रोटी कमाना रास नहीं आता है, चाहता है शायद अब भी ये गुलामी की ज़िंदगी बसर करूँ। दूसरी बात, फारूक साहब को यात्रियों से एलर्जी क्यों है? सारे देश के लोग जब यहाँ यात्रा के लिए आते हैं और यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हजाज किराम को भी सऊदी अरब भेजकर वहाँ फैसिलिटेट करती है, और यही जो यात्री देश भर से यहाँ आते हैं उनको भी फैसिलिटेट करती है। कोई उन्होंने दो नज़रिया नहीं रखा है, सबको एक नज़र से देखती है, चाहे वो यात्री हो चाहे वो हजाज किराम हो। क्योंकि सेक्युलर देश में रहते और इस मुल्क की रवायत है कि हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। लेकिन अब फारूक साहब चाहते हैं कि कश्मीर में शायद अब मुसलमान ही रहे, और जो पंडित लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो यात्रा के लिए नहीं आए। मुझे लगता है फारूक साहब यही इशारा देना चाहते हैं। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने कहा कि सिंध आबी मुआहदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए तनाज़े का बायस रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की रजामंदी के बगैर जिनके वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में इस वक्त मुतवस्सित तबके या निचले मुतवस्सित तबके के लिए बिजली की जो फीस है, जो नर्ख है, उसे बेलगाम इजाफा दोनों मुल्कों के दरमियान इन्हीं गैर इंसानी मुआहिदों की एक वजह है। इंजीनियर रशीद की हलफबरदारी पर उन्होंने कहा कि हुकूमत और एजेंसियों को शुमाली कश्मीर के लोगों के फैसले का एहतराम करना चाहिए। रशीद को हलफ उठाने और मुस्तकबिल में अवाम की नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। देखिए सरोज भाई, ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रौंदा जाता है 47 से ही, चाहे वो हिंदुस्तान की सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो या पाकिस्तान की हुकूमतें आई हो, तो उसकी एक कड़ी ही ये इंडस वाटर ट्रीटी है। हमारे जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के जो मैनिफेस्टो में है, दैट इज अ प्राइम पॉइंट, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी से जम्मू कश्मीर के लोगों को और यहाँ के रिसोर्सेज को खदशा और नुकसान पहुंचा है। दैट वी आर नॉट एबल टू जनरेट अवर ओन इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटी। दैट इज द मेन पॉइंट विच वी वांट टू जस्ट कॉन्फिस्केट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। We are taking with the central government, और हमारे जो बानी है शेख इशफाक जबार, he is going to talk to the central ministry फॉर द सेम, ताकि जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है जो कि बहुत सालों पहले वर्ल्ड बैंक ने ब्रोक किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये ट्रीटी जिसपे किशनगंगा पे भी प्रोजेक्ट बना था, राइटल पावर प्रोजेक्ट्स बने थे, लेकिन उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं है। आज आप रिसेंटली देखेंगे जो KPDCL है या JPDCL है, एक अनआर्म्ड और मैं कहूंगा अनअबटर्ड एक हाइक की है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, जो कि जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, उनकी जेबें, उनके घरों को जला रहा है। तो उसके बारे में हम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट सरपा एहतजाज है और कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी उन डिपार्टमेंट्स के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग द MD KPDCL और JPDCL, who are going to burn the pockets of people, common people of Jammu and Kashmir. This is all related to this mess, whatever the जो दो ममालिक है, इंडिया और पाकिस्तान, without the consent of people of Jammu and Kashmir, ये जो इन्होंने ट्रीटियां की है, तो उसका नतीजा हम इस वक्त भुगत रहे हैं। हमें अपनी ही रिसोर्सेज से 22,000 मेगावाट, इट्स नॉट ए जोक, वी कैन जनरेट इट, बट इन ट्रीटीज की वजह से हम यहां पे लोकली कोई पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती है कि जितने भी हुक्मरान अभी तक अमूमी तौर 40 सालों से यहां पे जम्मू कश्मीर में आए, यहां के लोगों के शब खून पे ही अपनी हुकूमत और अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हैं। और ये चेंज अब इंशाल्लाह आके रहेगी और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट विल बी द कैंडल फॉर द चेंज फॉर जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ये टेंट्स लगाए गए, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में एक बच्चे ने बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो बनाकर पुलिस तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला का भतीजा जमीन को लेकर कर रहा था पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 1960 की सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर कई बांध स्थलों का करेगा दौरा। 850 मेगावाट रैटल पावर प्रोजेक्ट पर पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल। रियासी के मता इलाके में देखे गए हथियारों से लैस 3 संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च अभियान। रियासी आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन का बयान, कहा आतंकी हमले में 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार, NIA कर रही आतंकी हमले की जांच। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, तीर्थयात्रियों के लिए लंगर व्यवस्था पूरी। 26 जून से तीर्थयात्रियों की सेवा होगी शुरू।
चंबा में 11 जून को हुई आईबी अधिकारी अरुण कुमार की हत्या का मामला, परिजनों ने हत्यारों के नार्को टेस्ट की रखी मांग, पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं मृतक के परिजन। सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले में हजारों लोगों की शिरकत, मेले में प्रशासन के इंतजाम से सोलन वासी खुश, वहीं प्रशासन ने शहर में कार्यक्रमों का लिया लाइव प्रसारण। ऊना जिले में 1 जुलाई को होने वाले प्रदेश स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए किए गए ट्रायल, जिला टीम के लिए गए ट्रायल, जिले के 80 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के ओएसडी संजय शर्मा का हार्ट अटैक से हुआ निधन, शूलिनी मेले के दौरान मंदिर जाते हुए हार्ट अटैक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंजीनियर अब्दुल रशीद को छोड़कर जम्मू कश्मीर के दीगर 4 अरकान पार्लियामेंट ने भी आज हलफ लिया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोगरी जबान में हलफ लिया। बीजेपी के ही जुगल किशोर ने भी डोगरी जबान में ही हलफ लिया। तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी ने कश्मीरी जबान में हलफ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मियां अल्ताफ अहमद ने उर्दू जबान में हलफ लिया। ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦस्य ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखिए सगंध चकना जिमें विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाइए रखंग। भारत की प्रभुता ते अखंडता की मैं सबने थोड़ा ऊपर मनंग ते जिहड़ी जिम्मेवारी मिकी सौंपी जा कर दी है उसी में बड़ी ईमानदारी करने निभाऊंग। मैं मियां अल्ताफ अहमद, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बामूजब तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। मैं जुगल किशोर लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखी है सगंध चुकना ये मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान च अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाई रखंग। भारत की प्रभुसत्ता ते अखंडता गी मैं सबने थमा उपर मनगा ते जिहड़ी जिम्मेवारी मिगी सौंपी जा कर दी है उसी में बड़ी ईमानदारी कन्नै निभागा। आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी युस लोकसभाई हुन मेंबर मुंतखब का नास शुस खुदावंद ताला सिंदिस नाउस पे हलफ तुलान जे बताओ बात किस आईनस पे युस कानून किन कईम शब्द मुछु पोज एतकाद बरोज़ में आइन को वफादार बेथाव बात सरदरी सालमियत बरकरार तो दिम तिम फ़रज़ ईमानदारी सान अंजाम ये मे सुपुर्द सपदन वोल छ। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि बेरोजगारी और दीगर मसाइल के साथ साथ इनकी लड़ाई जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक के बारे में है। इंजीनियर रशीद के हवाले से आगा का कहना था कि इन्हें हलफ उठाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था और उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी का हक है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इंजीनियर बल्कि जम्मू कश्मीर के दीगर नौजवान बगैर किसी वजह के जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में बंद हैं। बहुत सारे जो मौज़ूआत हैं, मुद्दे हैं, मसाइल हैं अपनी कैंपेन के दरमियान उठाए थे। अब पार्लियामेंट में क्योंकि बाज़ाब्ता काम की शुरुआत हो गई है, डिबेट्स भी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद जो राष्ट्रपति जी का खिताब है वो होगा, उसके बाद उस पर शुक्रिया की तहरीक भी आएगी। तो किन मौज़ूआत को आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट की जो मेज़ है, वहाँ का जो पटल है, उस पर रखें? देखिए, आम हालात होते तो मैं भी यहाँ के दूसरे पार्लियामेंट मेंबरान की तरह जॉब्स की बात करता, इस तरह के चैलेंज की बात करता। और जम्मू कश्मीर रियासत की बदकिस्मती ये है कि हम पे इस तरह की मुसीबत इस वक्त थोपी गई है जहाँ पे हमें अपनी शनाख्त के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी बका की लड़ाई के लिए खड़ा होना है।
जब हम जिंदा हो, हमारी शिनाख्त जिंदा हो, हमारे हुकूक जिंदा हो, तब हम दूसरे हालात पे बात कर सकते हैं, दूसरे मामलात पे बात कर सकते हैं। तो जहाँ पे मुल्क की तरक्की, जहाँ पे जॉब, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना मेरे लिए भी लाजमी है और करूँगा, वहाँ पे हमारी आवाम जूझ रही है। हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त कैद खानों में बंद है और अभी भी उन पे केसेस जो है शुरू नहीं किए गए। केसेस शुरू किए जाने के बगैर उनको कैद खानों में बंद रखा गया है। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे जो रियासत से बाहर जेलों में बंद है। तो बहुत से ऐसे हमारे मसाइल है जिन पे बात करना है। तो आगे जाके जो ही मुहतरमा प्रेसिडेंट का जो खिताब होगा, उसके जवाब में जो डिबेट होगा, उसमें जो तकरीर करने का मौका मिलेगा, वहाँ से आगाज़ करूँगा अपने रियासत के मसाइल के बारे में बात। आपने बात की नौजवानों की, तमाम लोगों की, लेकिन आपके एक साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको आज हल्फ लेना था, वो हल्फ नहीं ले पाए, वो तिहाड़ जेल में हैं। उनके ऊपर टेररिज्म सपोर्ट का इल्ज़ाम है, यूपीए का मुकदमा लगा हुआ है। तो क्या चाहेंगे आप, क्या उनको बाहर लाया जाए, क्या वो भी हल्फ उठाए? जम्मू कश्मीर के हवाले से इस मुल्क की जमहूरी अक़दार कैसे है, इसी मिसाल से आपको वाज़ेह होना चाहिए। एक चुना हुआ नुमाइंदा इस रियासत का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने उसे वोट दिया, कामयाब किया, उसे ये जिम्मेदारी दी कि उनकी नुमाइंदगी करे इस पार्लियामेंट में। मगर ये हुकूमत जो है अपने गुरूर से बाज नहीं आती है और बेल तक भी नहीं दी गई। मतलब मुझे नहीं पता कि इतना क्या बिगड़ जाता कि अगर उन्हें हल्फ दिलाने के लिए एक दिन की बेल दी जाती कम से कम, या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सेशन अटेंड करने की इजाज़त दी जाती। मगर ये अपने गुरूर में मस्त है, जमहूरी अक़दारों को रोनते चले आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है, जिनको मुंतखब किया गया है लोगों के ज़रिए, उन्हें पार्लियामेंट में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाए। वहीं पे उतना ही अहम और उससे ज़्यादा अहम हमारे हज़ारों नौजवान हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, मुल्क के बहुत सारे जेलों में बंद हैं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एक डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा में कुछ दिनों पहले दौरा किया। वहाँ पे मैंने गुजारिश की अपने जमात के साथियों से और उन सभी लोगों से कि फ़हरिस्त जमा करें। इसी तरह से दूसरे इलाकों से भी हम फ़हरिस्त जमा करेंगे जो हमारे नौजवान इस वक्त मुल्क के दूसरे रियासतों के जेलों में बंद है या मुकीम। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जल्द शुरू हो जाएगी और इस वक्त जिन चैलेंजों का सामना है इन पर बात हो। उन्होंने कहा कि नीट के इम्तिहानात के साथ साथ दीगर उभरते हुए मसाइल पर बात की जाएगी। उन्होंने दीगर मामलात पर भी बात की। उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये हलफबर्दारी मुकम्मल होगा और फिर पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। सदर जमहूरिया खिताब करेंगे पार्लियामेंट से, फिर उसी से शुरुआत हो जाएगी जो भी आजकल करंट इश्यूज़ हैं। आप देखिए, ये उम्मीद है कि ये जो आजकल जिन चैलेंज का सामना है उन चैलेंज पर चर्चा होगी। अभी नीट का मामला है या और बाकी मामलात हैं जो भी अभी इस दरमियान सामने आए हैं, जो इमर्ज हुए हैं, तो उन पर बात होगी, बहस होगी। तो हम चाहते हैं कि एक जो पार्लियामेंट सही मायनों में एक राष्ट्रीय पंचायत हो, जिसमें हर एक मुद्दे पर बहस हो, हर एक बात पर। और हमारा भी देखिए, हमारा मामला जम्मू कश्मीर का है कि यहाँ के स्टेट को या रिस्टोर करना, वो मसला भी है। तो इसी हवाले से जो बाकी जो करंट चैलेंजेस हैं उन पर बात होगी। वही उम्मीद है कि, लेकिन ये एक छोटा सा कुछ हफ्ते भर का सेशन है। इसके बाद जो मुझे लगता है कि आगे जो सेशन होगा उस पर ज़्यादा बस होगा। लेकिन इसमें भी जो करंट जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो उठाए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को लेकर ट्वीट किया है, उसको किस तरह? तो उमर अब्दुल्ला ने जब हमारे जो नायब सदर थे उन्होंने जो बात की, तो जाहिर सी बात है हम हर एक उसकी तायद में खड़े हैं। जो उनका मौक़िफ़ हम उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है। जो भी उनका रहा है, इसके मैं उनका मौक़िफ़ रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है पार्टी का मौक़िफ़ है। तो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, कितनी तैयारियां आप कर रहे हैं? असेंबली इलेक्शन के बारे में कहूँगा कि तभी मैं इसमें हम मुतमईन होंगे जब एक बाज़ाब्ता टाइम फ्रेम उसका ऐलान किया जाएगा। अभी ये जो स्पेशल जो अभी रिवीजन की बात है, इसमें टाइम फ्रेम का कहीं पर निशानदेही नहीं की गई है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा हमारा इस पर भरोसा नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, किस टाइम फ्रेम में होंगे। 1960 के सिंध आबी मुआहदे के सिलसिले में पाकिस्तानी वफ्द जम्मू कश्मीर में है। ये वफ्द आने वाले दिनों में मुख्तलिफ डैम साइट्स का दौरा करेगा। ये मुआहदा उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के साबिक़ सदर अयूब खान के दरमियान हुआ था।
ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के इस्तेमाल के हवाले से ताउन और मालूमात के तबादले का एक तरीक़ेकार तय करता है, जिसे मुस्तकिल इंडस कमीशन के नाम से जाना जाता है। दोनों ममालिक से हर एक का कमिश्नर शामिल है। ये दोनों अतराफ के इंडस कमिश्नर्स पर मुश्तमिल है और मुआहिदे के निफाज से मुतालिक तकनीकी उमूर पर तबादला ख्याल करता है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से किशनगंगा 330 मेगावाट, रेटले 850 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स की तामीर पर एतराज़ करते हुए कहा है कि यह मुआहिदे की शिक्कों की खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तान इन मंसूबों की तामीर के अपने हक पर इसरार करता है और इसका मौक़िफ़ है कि इनका डिज़ाइन मुआहिदे के रहनुमा उसूल के मुताबिक है। पाकिस्तान के वफद ने 850 रेटले पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे अपने पैतृक गांव। चुनाव प्रचार में लिया हिस्सा। कांग्रेस प्रत्याशी और धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में की वोट की अपील। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह पर जमकर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई प्रदेश सरकार। बीजेपी के नेताओं को कर रही टारगेट। हो चुके जनाधार की हताशा में कुछ भी कह रहे मुख्यमंत्री। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जितेंद्र सिंह समेत कैबिनेट मंत्रियों और कई सांसदों ने ली शपथ। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दी नवनिर्वाचित सांसदों को शुभकामनाएं। कहा विकसित भारत के सपने का संकल्प लेकर है बढ़ना। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत का वादा। सब डिवीजन उड़ी के सारिफीन ने बिजली के माहाना फीस में अचानक इजाफे को लेकर महकमे बिजली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ उड़ी के लोगों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि महकमे की जानिब से टैरिफ में 600% के करीब इजाफा किया है, जो गरीब आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो 350 रुपये माहाना अदा करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 1500 से 2000 तक के बिल बढ़ा दिए गए हैं। LOC से आए कुछ मुजाहिरीन का कहना है कि इनके घरों में सिर्फ एक बिजली का बल्ब है, लेकिन महकमे ने इन्हें 1500 रुपये का बिजली का बिल भेजा है। लोगों का कहना है कि इलाके में 3 पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद उड़ी को बिजली से महरूम रखा गया है और सितम ज़रीफ़ी यह है कि वो बिजली के भारी बिल अदा करने से मजबूर हैं। हो रहे हैं कि बिजली होती नहीं है, लेकिन अब 1 साल से नया मसला शुरू हो गया है कि 310 से लेके 2080 बिजली 600% बिजली की हाइक जो है वो की गई है, जो बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ गरीब अमीर सबको एक ही पैमाने में लिया गया हुआ है और इसीलिए हमने पहले ही गवर्नमेंट को वार्न किया था कि अगर इसके ऊपर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ठोस कदम नहीं लिए, तो उड़ी बुनियाद के लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने पे। और आज वो वक्त आ गया, आप देख लें कि लोग अब सड़कों पे आने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है हम लोगों के पास। हम तो इस वक्त अपने जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मिलने के लिए आए थे कि हम एक प्रोटेस्ट जो है दर्ज करेंगे उनके पास और उनसे इस्तिदा करेंगे कि हमें एक पार जो है, आप देख रहे हैं दिल्ली वालों के साथ उनको 24 घंटे बिजली है और हमारी ज़मीन, हमारा पानी ये यूटिलाइज किया गया ताकि बिजली जनरेट की जाए। अब जब बिजली जनरेट हो रही है तो हमें फिर अंधेरे में रखकर, इस वक्त समर में भी कर्टेलमेंट है, विंटर में भी कर्टेलमेंट है। एक दूसरी बात यह है कि पिछले 1 साल से आज तक जो है 600% का इजाफा किया गया और अनजस्टिफाइड लोड चढ़ा रहे हैं। कौन सा लोड? आज तक जो थे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स नहीं थे जिन्होंने लोड का एग्रीमेंट किया था। ये प्रोटेस्ट किया है हमने, एक पुरअमन प्रोटेस्ट करने के लिए आज हमने पहले दिन ये स्टार्ट किया, क्योंकि उड़ी हमारे 4 पावर प्रोजेक्ट होने के बाद पूरे देश को रोशन करने वाला उड़ी अंधेरे में है। पावर का नामो निशान नहीं है और हमारी बिजली 4 महीने में 300 से लेकर 2100 पे पहुंच गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कोई, ना हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन को अता पता है, ना हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अता पता है, ना हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को अता पता है कि इस वक्त लोग इतनी कुस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि एक घर में
मैं आपको यकीन से कहूँ, अगर सुबह वो नाश्ता करते हैं, दिन के खाने का इंतज़ाम नहीं होता है लोगों के घरों में। मैं ये कहता हूँ, मैंने अभी भी SDPO साहब से बात करते हुए ये कहा कि आप एक टीम तश्कील दीजिए गांव में, तो गांव का रुदात देखिए, गांव की परेशानियां देखिए। गांव के लोग जो हैं, गांव के लोग एक अभी भी शेडू में रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं पूरी फैमिली को लेके, एक बल्ब जला रहे हैं, लेकिन 2000 और 1600 रुपये बिल पे नहीं कर सकते। एज ए स्पेशल केस में उड़ी, मैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर एक अलग सिचुएशन है, लेकिन प्रॉपर उड़ी एक अलग सिचुएशन है। इसको एक स्पेशल केस उड़ी की, पहले तो पूरी फीस जितने लोगों के बकाया जाते हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद ये है कि जो हमारा 370 कम से कम जो हो, हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे 90% लोग रहते हैं, उनको कम से कम किराए पे जो वो मैसर हो, जो वो दे सकें, क्योंकि और पावर यूज़ नहीं करते। भारी रकम की बिजली बिल की अदायगी न करने वाले घरेलू बिजली सारिफिन के लिए नारबल के काउसा खालसा में महकमा बिजली ने एमनेस्टी स्कीम 2024 और 25 के तहत इक़दाम किया। ऐसे घरेलू सारिफिन की बिजली बिलों में रियायत दी गई और किस्त की अदायगी के लिए जानकारी दी, जो भारी रकम के बिलों की अदायगी आज तक नहीं कर पाते हैं। काफ़ी तादाद में सारिफिन ने स्कीम का फ़ायदा उठाया। अफसरान ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द अपने बिलों की अदायगी करें। में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, अब वही एक्सटेंड हो गई, अब मार्च 2025 तक ये अभी अवेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बिजली फ़ी है, ज़्यादातर वही लोग डिफ़ॉल्टर्स रहते हैं जो इकनॉमिकली पोर होते हैं, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी है। उनके लिए आज एक सुनहरी मौका है, इसलिए हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि उनको ये बेनिफिट मिले और ये अवेल कर सकें। फिर सडन इंक्रीज हो गया बिल, उसमें फिर जो हमें बिल का जो अमाउंट भर रहा था वो 1300 था। 1300 से लेके फिर 1500 1600 आधों को बिल आ रही थी। तो इसकी वजह से फिर जो कॉमन यहाँ पे कम्युनिटी है उसको सफ़र करना पड़ा। फिर उसके बाद जो हमारी यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी है यहाँ पे काउसा खालिसा हमारे गाँव की, तो वो डायरेक्टली रिसीविंग स्टेशन नारबल चली गई, उनके साथ हमने बात, तब जाके वो यहाँ पे हमारे गांव में आज आए हैं। इसकी वजह से जो कॉमन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी फ़ी देने में, वो आज इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे। यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी को रात पहलो वारिया मेहनत कर्मो ए मूजूब कि फीस गस कमी गन एड लिस्टस पे यमन ते कोशिश मज चकस एरियस मज फीस ज्यादा होस तथ मज आवाज पीडीडी डिपार्टमेंटन कोर सपोर्ट ये वत यदुत यमिस यमिस मन कम होस करन तमिस आव कम करन क्या यमिस ह्यूज अमाउंट होस तमिस आव कम करना। बारामूला जिले में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मतदरी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की बुध के रोज घर से पट्टन रेलवे स्टेशन की तरफ निकली, ताहम वो घर वापस नहीं आई। इसके बाद अहले खाना ने पुलिस को मुत्तला किया। बाद में अहले खाना ने FIR दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन से नामालूम अफराद ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्दी ही हरकत में आ गई और नाबालिग लड़की को बाजियाब किया। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर के एक इलाके में किराए के एक मकान में 3 अफराद ने इसकी इस्मतदरी की थी। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। बोहरी कदल श्रीनगर में एक जबरदस्त आतिशबाजी के वाक़े में बाजार, मस्जिद समेत कई ढांचे मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। आग लगने से मुतादिद रिहायशी मकान जल गए और एक गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों के मुताबिक फायर फाइटर्स बर वक्त मौके पर पहुंच गए। बोहरी कदल गुंजान आबादी है और आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, इससे फायर टेंडर्स के लिए चैलेंज पैदा हुए। मकामी लोगों के मुताबिक आग एक दरगाह से शुरू हुई, जहां आग लगने के वक्त कुछ बच्चे भी मौजूद थे। बताइए, हमने देखा कि 6 महीने पहले जब 26 नवंबर के रोज उस दिन भी यहाँ आग लगी थी और आज भी यहाँ आग लगी है, और यहाँ पर जो घर हैं आसपास हैं, स्ट्रक्चर्स हैं सारे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि अगर एक घर में आग लग जाए, ऊपर वाला ना करे, पूरे स्ट्रक्चर यहाँ जल जाएंगे। तो कोई वजह पता लगी अभी तक या कोई जानी नुकसान कुछ पता लगा? जानी नुकसान नहीं है, मगर दरसगाह यहाँ पे है, उन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो गया, या लाइट का या गैस का या कुछ भी हो गया इनको, इसी से आग लगी। जी, कहने में तो हमने भी यही सुना है कि सिलेंडर की वजह से हुआ है दरसगाह के अंदर। बाकी रब जाने कहाँ से आग शुरू हुई है, कैसे हुई है, ये तो रब ही जाने, अल्लाह जाने। ये बताइए कि कोई जान का नुकसान तो नहीं है? नहीं, जान का नुकसान कुछ नहीं है।
फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत कोशिश की, जी हाँ, जाने बचाने की भी। बच्चे हैं उसमें कुछ जो थोड़ी से मतलब जल गए, वो भी मस्जिद में हैं। और ये देखना होगा आगे कि जो भी माल का नुकसान हुआ है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनकी कंपनसेशन आगे कैसे होगी। न्यूज़ 18 के लिए बोहरी कदल, फिरोज वानी के साथ में सरोज कफील। श्रीनगर को आलमी दस्तकारी कौंसिल ने सरकारी तौर पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर तस्लीम किया है। तवक्को है कि इस बावकार एजाज से हैंडलूम और दस्तकारी के शोबे को नुमाया तौर पर फरोग मिलेगा। इससे सेहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की को फायदा पहुंचेगा। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महमूद शाह ने न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर पहचान से हैंडलूम और दस्तकारी के शोबे पर तब्दीली का असर पड़ेगा। तरक्की, इस्तेहकाम और इख्तरा को फरोग मिलेगा। बढ़ती हुई आलमी शिनाख्त के साथ श्रीनगर की दस्तकारी बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतर नुमाइश हासिल करेंगी। नई मंडियां खुलेंगी और कारोबार के लिए कारीगरों के लिए मौके भी पैदा होंगे। हम एक इंटरनेशनल क्राफ्ट डेस्टिनेशन थी, क्योंकि जो है जब आप देखोगे जब यूरोप में शॉल का क्रेज़ हुआ तो शॉल्स कश्मीर से ही जाते थे। तो हैंडीक्राफ्ट हमारी एक कलीदी सनत है और हमारे जो है हज़ारों सालों का ये है, हमारा इसके साथ रिश्ता रह चुका है। अब पिछले कई जो दहाइयाँ रही वो नामसाइद रही हमारे क्राफ्ट्समैन के लिए, हमारे क्राफ्ट के लिए, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई ये उन आर्टिजन्स की मेहनत का नतीजा है कि जिनके जो शाहकार है मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स में डिस्प्ले किए गए हैं या जो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। एक ऐसी रिकग्निशन है जो कश्मीर को प्रोजेक्ट करती है डिफरेंटली, क्योंकि कश्मीर को यूजुअली हमने प्रमोट किया है एज अ फिजिकल डेस्टिनेशन। क्राफ्ट के हवाले से हमने शायद इसको प्रमोट नहीं किया था। तो चाहे वो 2021 में जो हमको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट का एजाज़ मिला या जो हमको अब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। जिला पुलवामा के आस्ताने रोमो इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने रोमो में धरना देकर नीह रोमो पुलवामा शाहरा पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी। एहतजाजियों का कहना है कि इलाके में कुछ बरसों से पीने के पानी की किल्लत है। महकमा जल शक्ति इन्हें पानी फराहम करने में नाकाम हुआ है। मोहल्ला अस्तापुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले 20-25 सालों से हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में पानी मैसर हो। ऐसा कोई डिपार्टमेंट PHA का डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हमने एप्लीकेशन ना डाली हो कि हमें पानी दे दो, लेकिन 20 सालों से हमें अवॉइड किया जा रहा है। यहाँ पे 2-3 स्कीमें अस्तापुरा के लिए डिपार्टमेंट ने मैसर की थी, लेकिन अभी तक हमारे मोहल्ले में पानी का एक बूंद भी नहीं आया। हमारे गांव में हर महल्ले में पानी मैसर है अस्तापुरा को छोड़ के। अब हमारी गुजारिश रहेगी हायर अथॉरिटी से, DC साहब से कि हमारे मसले को हल किया जाए जल्द से जल्द। हम जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर के ट्रेडर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने राजपुरा में ड्रेनेज निज़ाम नाकारा होने और स्ट्रीट लाइट्स न होने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर के मेन मार्केट में कई बरसों से ड्रेनेज निज़ाम नाकारा होने पर ट्रेड फेडरेशन ने कुछ जगहों पर अपनी लागत से मेन होल तामीर किए हैं। स्ट्रीट लाइट्स नस्ब न करने पर फेडरेशन के मेंबरान ने बाजार की अहम जगहों पर खुद लाइट्स नस्ब की हैं। उन्होंने DC पुलवामा से तवज्जो तलब की। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ कि राजपुरा की तरफ ध्यान दिया जाए। जो राजपुरा का मेन मार्केट है, लास्ट 5 साल से हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राजपुरा का ड्रेनेज सिस्टम आप देख लीजिए। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम टोटली नाकिस है। 5 साल से हम इनको गुजारिश कर रहे हैं कि मेन मार्केट का ड्रेनेज सिस्टम कीजिए, लेकिन हर बार हमें यही किया बोल रहे हैं कि हमें टेंडर डालने, हर साल हमें टेंडर डालने, लेकिन अभी तक 5 सालों से ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ। ड्रेनेज टोटल जीरो, लाइट कुने लाइट खुद लाइट ट्रेडन पद खुद पाने
डोनेट कोर पन पोस तो लाइटिंग ये जन कि आम वनकस लक्चन लक्चन गामन ये लाइटिंग और सारी खुद स्वच्छ अभियान सफाई फुकदान सफाई जीरो सफाई कुने लक्चन लक्चन गामन तहसील हेडक्वार्टर ये गोस सह सिस्टम कि एडमिनिस्ट्रेशन DC एडमिनिस्ट्रेशन मोदी बना अपील करान कि ये तहसील हेडक्वार्टर तल दीतो बे मेन बूथ राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर तराल में मुख्तलिफ मकामात पर 5 गवर्नमेंट स्कूलों के लिए कुछ लोगों ने इमारतें तामीर करने के लिए अपनी मिल्कियती अराजी फराहम की थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकार की जानिब से इन्हें वादा किया गया था कि इन्हें इनकी अराजी के बदले नौकरी फराहम की जाए, ताहम अभी तक न इन्हें नौकरी फराहम की और न ही जमीन का मुआवजा दिया गया। नागावल तराल के रहने वाले मोहम्मद इकबाल मलिक ने सरकार से मुतालबा किया है कि इन्हें जल्द जमीन का मुआवजा दिया जाए। अत कनाल जमीन कोर्मुत फराहम 2010 में तम सात वनोक बिल्डिंग दोबुक नौकरी हसा दिमो हासे दिमो यासल एट लास्ट दोबुक नौकरी नसा कह बनायो मुआवजस फाइल कोर्टस मज लड़न होत लड़न वनुक तान गई 14 वरी चाव वन वातनो कुन हदस तान फाइल इंडटस मज यव दिवन लिखित कलेक्टर ऑफिस गई 4 लाख रुपये तमो त्रमित तम ति कलेक्टर ऑफिस वनकन जमा तिमन गई 6 वरी आज नचन तम दिख ना 6 पोस तह बार बार तह कोर पतम लट प्रोग्राम यम ब्रो वनुक तान आवाज थक न जपन मन दोप ये वात यूटी हिसाब पोस तो यह गि कल डिसबर्स पोस तन तह गई मार्च पे मे जंगल लसन अक दफ्तर बे दफ्तर मे तरन फिक्र डायरेक्टरस तई मिल्कियत जमीन दिट डोन कुल 5 इन बच्चे नुकसान वातान ये वुच ये त्रिपाल लगित अंदो अंदो ये फेंसिंग कर हिसाब किताब अस मोकलो ऐजान वनकन बन 2 लक्षन में यह जमीन कनाल कुछ 5 डोंकुल से ज्यादा मज जमीन पे कनाल पानी मिल्कियती बाईदार लैंड। किसानों को नई तकनीक की ओर रागिब करने के हवाले से जारी कोशिशों के सिलसिले में आज कृषि विज्ञान केंद्र में कटिंग एज पेडी ट्रांसप्लांटर मुतारिफ किया गया। इस मौके पर डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर स्काउट प्रोफेसर रिहाना हबीब, प्रोफेसर सक्सेना, कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा के सरबराह डॉक्टर तारिक सुल्तान समेत बड़ी तादाद में तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों का कहना है कि इस मशीन की बदौलत धान की खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है मैट नर्सरी की कश्मीर में कैसे सूट करती है मैट नर्सरी। वो मैट नर्सरी पैडी ट्रांसप्लांटर के लिए होती है, जो एक मशीन है हमारे पास जो 8 रो सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लांटर कहते हैं उसको। वो 3-3.25 लाख तक आती है और वो हम कस्टम हायरिंग भी कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा फार्मर्स को चाहिए होगा। सर यह असल मशीन और बाज वक्त मजूर कुन सात गर या दोम कत टाइम तो लगान तो यपर मसल सैलाब ग बाज वक्त बोड़ बार अतरा ग मजूर वाते न वक्त पे कहीं अनान कह। तो यहाँ पे हमने इस वक्त जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा 1 है, यहाँ पे हमने 1 कनाल का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने इस वक्त लगवाया। यहाँ पे पूरी वाडरा की टीम है, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी के हेड डॉक्टर अमल जी और डॉक्टर लाल सिंह और डॉक्टर अमजद साहब। तो यहाँ पे इस वक्त जो फैकल्टी ऑफ वाडरा की डीन है प्रोफेसर रेहाना जी, उन्होंने भी खुद यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन, और जो मेरी टीम है कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर सलीम, डॉक्टर नजीर साहब, हम खुद जो यहाँ पे और फार्मर्स थे प्रोग्रेसिव बांडीपुरा की, तो हमने यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट लगवाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर किसानों के फसलों को बढ़ावा देने और पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने की गर्ज से जिला कुलगाम में कायम सॉइल टेस्टिंग लैब के होने से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। मिट्टी के नमूने हासिल करने के बाद टेस्टिंग होती है और किसानों को इससे काफी मदद मिल रही है। पिछले साल की बात करेंगे तो 7,000 के पास हमने टेस्ट किए और 7,000 कार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट किए जो हमारे जो फार्मर्स हैं उन तक पहुंच गए हैं। और जो करंट सेशन है, करंट ईयर, अभी हमारे पास 5,000 का टारगेट है जो भी चल रहा है। तो उसमें से हमने 3,000 के आसपास टेस्ट किए हैं और बाकी अभी प्रोग्रेस में है। बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसके जो इनपुट कॉस्ट होते हैं फार्मर को बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि उसकी डोसेज कहाँ पे कम करनी है, कहाँ पे उसका डोसेज हो।
पीडीपी लीडर और डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने तराल के भटनूर गांव का दौरा किया और लोगों बिलखुसूस नौजवानों से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट तकसीम की। सिंह ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि नौजवान मंशियात की सरगर्मियों में मुलविस होने के बजाय खेलों में दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों की शिकायत सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो इन्हें दरपेश तमाम मसाइल का जायजा लेंगे। कोशिश रहती है कि जो ये यूथ है ये हमारा फ्यूचर है। हमने बहुत जगह पे देखा कि लोगों का क्या होता है, हमें जी बंड चाहिए, हमें जी पोल चाहिए, हमें जी, लेकिन जो ये यूथ है ये बड़ा डिस्टर्ब्ड है। आप देख रहे हो आजकल ड्रग्स का रुझान है और बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं यूथ वाले कहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स की किट चाहिए, हमें क्रिकेट किट चाहिए। तो मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाता हूँ, अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके तहत ये कोई गवर्नमेंट के खाते में से हमें नहीं है क्योंकि अभी इस साल का प्लान नहीं बना है, तो मैंने कोई ये अपने खरीदे हुए थे अपने ट्रस्ट के थ्रू। तो मैं 2-4 जगहों पे जहां जहां मैं इलेक्शन से पहले गया था और मुझे ये लड़के मिले थे और उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली थी कि उस वक्त मॉडल कोड कंडक्ट चल रहा था तो मैं इनको कोई मदद नहीं कर पाया। डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन ने बालहमा में मल्टीट्रीज कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। एजाज ने कहा कि कम्युनिटी हॉल तामीर होने से इलाके के लोगों को तरह तरह की सहूलियात में असर होंगी। एजाज ने कहा कि यह डेवलपमेंट इलाके की तरक्की का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने इलाके में बहुत काम किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने इन्हें ताउन किया तो वो आगे भी लोगों की खिदमत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इनॉग्रेशन की है कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पज हॉल बारगाही ज़हरा बालामा में। मैं पूरे बालामा के लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उनकी बहुत देराना से डिमांड रही थी यहाँ पे, उस डिमांड को आज सरकार के द्वारा पूरा किया गया है और इस कम्युनिटी हॉल के बनने के बाद यहाँ के लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जो हमारा इलाका है 70 साल से इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया और जब से मैंने डीडीसी संभाला है और जब से मुझे इन लोगों ने यहाँ पे चुन के लाया, मैंने कोशिश की इनके जितने काम है वो जल्द से जल्द हो। उसमें एक डिमांड ये भी थी कि यहाँ पे मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल बारगाही ज़हरा होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों में आसानी हो। जिला रामबन की दूर उफ्तादा तहसील राजगढ़ में मकामी नाले पर दहाइयों पुराना पुल टूटकर तबाह हो गया। पुल न होने की वजह से तहसील राजगढ़ की आवाम शदीद परेशानियों से दो चार है। लोगों के मुताबिक कई बार इंतजामिया और मुतालिका हुकाम को पुल की असर नौ तामीर के लिए मुतालबा किया गया मगर किसी ने भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अवाम ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि तरजीही बुनियादों पर पुल की तामीर का काम मुकम्मल करके अवाम को राहत दी जाए। मुझे पुल में चलने की बहुत दिक्कत, हमें पुल में चलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसी भी तरह से पुल का फ्यूज निकाला जाए, हमें चलने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत आगे से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे हम चल नहीं सकते हैं, खतरा है पुल का और कोई भी बच्चा गिर सकता है, तो ये बीमारी दूसरी सकती है। हम भी सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पुल की ज़्यादा जल्दी से जल्दी फ्यूज निकाला जाए। परेशानी जो आपने देखा यहाँ पर ये पुल जो है ये अरसे 10 साल पहले यहाँ तामीर हुआ है, लेकिन अब इसकी लकड़ी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बोसीदा हो गई है और तहसील राजगढ़ को ये पुल तकरीबन 15 से 20 गांव ऐसे हैं जो इस पुल के ज़रिए से राजगढ़ आते हैं, लेकिन अब ये पुल ख़त्म हो चुका है। हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल आते हैं हमें बहुत परेशानी इस वजह से हो रही है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब ने ली शपथ। 26 जून को स्पीकर के चुनाव तक चलाएंगे सदन। राष्ट्रपति ने भर्तृहरि मेहताब को दिलाई शपथ, विपक्ष ने जताया विरोध। 18वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी का आपातकाल के बहाने विपक्ष पर हमला। 25 जून को देश के इतिहास के लिए बताया काला दिन। न्यूज 18 JKLS से खास बातचीत में बोले लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान, लद्दाख के लोगों का धन्यवाद, संसद में उठाएंगे लद्दाख की समस्याएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शपथ लेने वाले सभी सांसदों को दी बधाई। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सांसद इंजीनियर रशीद को अनुमति देने की भी की वकालत।
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत पर लगाए गए स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली सीएम केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से की आज ही सुनवाई की मांग। संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के नेताओं का विरोध प्रदर्शन, संविधान को लेकर किया प्रदर्शन, लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरने की तैयारी। 28 जून को जम्मू से अमरनाथ यात्रा। रवां साल जनवरी से मई तक तकरीबन 86 लाख सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान 80 लाख सयाहों ने वादी का दौरा किया था। इससे सेहत के स्टेक होल्डर्स के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इन्हें सयाहों के रश को देखकर खुशी हुई है, जो कि एक अच्छी अलामत है और इस बात का इशारा देता है कि आने वाले दिनों में ज्यादा तादाद में सयाह आएंगे। मुल्क और बैरून मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले सयाह वादी की कुदरती खूबसूरती और मोतदिल आबो हवा से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने कहा कि कश्मीर वाकई जमीन पर एक जन्नत है, जिसका कुदरती हुस्न, मोतदिल आबो हवा, बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियां और मोहब्बत करने वाले लोगों को देखने के लिए हर शख्स को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर कश्मीर जाना चाहिए। पिछले वर्ष जनवरी से मई महीने के बीच लगभग 80 लाख टूरिस्ट आए थे और इस साल 86 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। उसी अवधि में मैं जून को छोड़ दे रहा हूं, अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं जिससे यहाँ की विश्व प्रसिद्ध कला से यहाँ के नौजवान जुड़े। में बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल करता है वापस ही ना जाए हम। तो कितने सालों से सोचते श्रीनगर आएंगे, लेकिन सचमुच में है कुछ देखने वाला। ऐसे शिमला वगैरह भी गए, वहाँ पर कुछ खास नहीं है, एक रिज है, एक माल रोड है, बस वहाँ पे 1-2 दिन से ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। यहाँ पर 10-15 दिन भी लगा लो तो मुझे लगता है कम है। यहाँ पे जो नेचर ब्यूटी है ना, वो मतलब बयान नहीं कर सकते, मतलब वाकई स्वर्ग है यहाँ यहाँ का व्यू और माउंटेन्स जो हैं वो इसको ज़्यादा ओवरवेलम कर देते हैं। बाकी यहाँ पे इस साल थोड़ा ओवर क्राउडेड है, जो कि अच्छी बात है, लोगों के लिए एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, और वेदर भी प्लेजेंट है। गर्मी का कहर तो इस समय सारी जगह छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा माहौल भी दिखा और मौसम का भी बड़ा अच्छा मिजाज है यहाँ पे। तो एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब से ये हुकूमत बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ आई है, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मोदी जी के यहाँ पे जो काम हुए हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिन रात, अभी मैं रात को यहाँ पे लाल चौक में था, घंटाघर में, वहाँ पे देखो आप रात को 12 बजे तक मार्केट भी खुली है और लोग आराम से, टूरिस्ट आराम से वहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है पूरे भारतवासियों के लिए। मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हम लोग कल लाल चौक पर गए थे, आज हम लोग यहाँ पर निशात गार्डन आए, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी चीज़ हमें कभी देखने को नहीं मिली जो आज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही, अगर कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया का ये स्वर्ग है तो वास्तव में है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ पार्क और हाँ क्लाइमेट जो है यहाँ का, जो यहाँ के लोग हैं वो मतलब काफ़ी अलग है, हमारी सिटी से, हमारे कल्चर से काफ़ी अलग हैं। क्या मैसेज रहेगी? मैसेज ये रहेगी कि एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ, लाइफ में आना ज़रूरी है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।